करेंगे और ऑलमोस्ट इसमें हम 20 ईयर्स के क्वेश्चन कर लेंगे, जिससे आपको काफ़ी बेनिफिट मिलने वाला है। इससे आपको ये भी पता चलेगा कि इस पर्टिकुलर टॉपिक से कहाँ कहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आइए पहले एक बार हम थोड़ा सा व्यू ले लेते हैं कि जो क्वेश्चन आस्क के हो रहे हैं वो कहाँ कहाँ से आ रहे हैं। तो देखेंगे अगर आप इसकी ट्रेंड एनालिसिस, तो आप पाएंगे कि जो एडजॉर्प्शन टॉपिक है इस सरफेस केमिस्ट्री में, और सब टॉपिक उसमें है कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एडजॉर्प्शन, उसे 2016 में केवल एक क्वेश्चन आया है। ठीक है, और जो क्वेश्चन का डिफिकल्टी लेवल है वो काफ़ी लो है। फिर है कैटेलिसिस एंड थ्योरीज ऑफ कैटेलिसिस, तो इससे भी 2017 में केवल एक क्वेश्चन देखने को मिला है, रिसेंट ईयर्स में कोई क्वेश्चन नहीं आया है। फिर अगर आप कोलाइड्स एंड इमल्शन से देखेंगे तो जीटा पोटेंशियल कोलाइडल सॉल्यूशन और कोगुलेशन जो इसके सब टॉपिक है, 2020 में एक क्वेश्चन आया हुआ है, फिर 19 में भी एक क्वेश्चन आया हुआ है, 18 में भी एक क्वेश्चन आया हुआ है। तो आप देख रहे हैं कि जो रिसेंट ईयर में वो इस पर्टिकुलर टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं, कोलाइड्स एंड इमल्शन वाले से। ठीक है, और जिसके सब टॉपिक है जीटा पोटेंशियल कोलाइडल सॉल्यूशन एंड कोगुलेशन। तो खैर हम इसके जितने भी टॉपिक्स हैं जहाँ से क्वेश्चन आते हैं सभी हम कवर करेंगे। ऑलमोस्ट 20 to 30 ईयर्स जितने प्रीवियस ईयर जितने पूछे गए हैं हम कवर करने वाले हैं। तो आइए चलिए स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चन से। तो ये देखिए आपका ये पहला टॉपिक है, इसमें एडजॉर्प्शन क्वेश्चन पूछा गया है इसमें 2019 में। द करेक्ट ऑप्शन रिप्रेजेंटिंग अ फ्लूइडिक एडजॉर्प्शन आइसोथर्म इज। ठीक है, तो अगर आप इस क्वेश्चन को आप देखेंगे तो इसमें क्या है, एक्स एम इक्वल टू के पी की पावर वन माइनस की पावर -1। इसी तरह से ऑप्शन बी एक्स बाई एम के पी की पावर 0.3। सी है एक्स बाई एम इक्वल टू के पी की पावर 2.5 और एक्स बाई एम के पी की पावर -0.5। तो अगर आप बेसिक इक्वेशन आपने अगर पढ़ रखा होगा तो आपको पता होगा कि क्या होता है, एक्स बाई एम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू के पी की पावर 1/n। ये आपका बेसिक फ्लूइडिक एडजॉर्प्शन इक्वेशन है ना। यहाँ पे प्रोपोर्शनैलिटी साइन हटाते हैं तो के आ जाता है। तो ये के मतलब आप हटा लो यहाँ से, के हटा लो यहाँ से, इसकी जगह पे आप क्या लगाओगे, डायरेक्ट इक्वल का साइन लगाओगे जब हमने के लिख दिया है। तो ये हमारा बेसिक फ्लूइडिक एडजॉर्प्शन इक्वेशन है, एक्स बाई एम इक्वल टू के पी की पावर 1/n। तो और ये भी आपको पता होगा कि जो ये पावर रहता है एन के, जो ये वैल्यू है, जो एन की वैल्यू है, ये आपकी एन की वैल्यू क्या रहती है, 0 to 1 इसके बीच में रहती है, इन बिटवीन रहती है इन वैल्यूज की, 0 से 1 के बीच की वैल्यू होती है। तो इसका मतलब क्या है, नेगेटिव में नहीं हो सकती इसकी पावर, 1 से ज़्यादा भी नहीं हो सकती है, फिर इधर ये क्या है, माइनस में है ये भी, इसका मतलब ये क्या है, लेस देन 0 हो रही है। ठीक है ना, ये दोनों वैल्यू क्या हो रही है, लेस देन 0 हो रही है, और ये वैल्यू मोर देन 0 हो रही है। जबकि रियल में वैल्यू कितनी होती है इनकी, 0 to 1 के इन बिटवीन होती है। तो इसका मतलब क्या है कि ये जो हमारा इक्वेशन बी है ये यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें कोई बहुत ज़्यादा वो नहीं था, आपको बेसिक इक्वेशन पता होगा और एन की वैल्यू पता होगी तो आप आराम से कर सकते थे। फिर इसी तरह से क्वेश्चन सेकेंड है। क्वेश्चन सेकंड में पूछा गया है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक इज एसोसिएटेड विद एडजॉर्प्शन। ठीक है, कि एडजॉर्प्शन मतलब में जो क्या कैरेक्टरिस्टिक शो करता है। ठीक है, तो आपको पता है कि जो एडजॉर्प्शन है वो एक सरफेस फेनोमेना है, कि कोई सरफेस होगा, मान लीजिए कोई सॉलिड सरफेस है और उस पर गैस के मॉलिक्यूल हमारे एडजॉर्ब होते हैं आके। तो जब गैस के मॉलिक्यूल एडजॉर्ब होंगे तो क्या होगा, उनकी जो एंट्रोपी वैल्यू है वो कम हो जाएगी, एंट्रोपी वैल्यू क्या हो जाएगी, डिक्रीज करेगी। अब एडजॉर्प्शन होने पर कहीं ना कहीं एक बाइंडिंग फोर्स काम कर रही है, और जब भी आपको पता है बाइंडिंग होती है, बॉन्ड एक तरह से बनता है, तो हमेशा हीट जो है हमारी वो रिलीज होती है, हीट जो है वो हमेशा हमारी रिलीज होती है। और जब अगर एडजॉर्प्शन होना है तो ये वाला फैक्टर बड़ा होना जरूरी है, तभी एडजॉर्प्शन होगा ओवरऑल। इसका मतलब जो डेल जी है उसका वैल्यू तो नेगेटिव होगा ही होगा, नहीं तो ये प्रोसीजर हो ही नहीं पाएगा। तो इसका मतलब क्या है, इसमें तीनों ही वैल्यू नेगेटिव रहने वाली। तो यहाँ से हमारा ऑप्शन अगर आप देखोगे तो ऑप्शन भी आपका करेक्ट हो जाएगा कि डेल जी, डेल एच एंड डेल एस ऑल आर नेगेटिव। ठीक है, बाकी जैसे इसमें क्या है, ऑप्शन ए में क्या था कि डेल जी इज नेगेटिव बट डेल एच एंड डेल एस आर पॉजिटिव। ठीक है, तो ये गलत हो गया, सर नहीं है ना, एंट्रोपी बढ़ती नहीं, एंट्रोपी घटती है, क्योंकि गैस मॉलिक्यूल तो पहले फ्री थे, अब वो आके सेटल हो गए हैं, ऑर्डर में आ गए हैं। ठीक है ना, तो एंट्रोपी
मतलब क्या है, घट रही है ना कि बढ़ रही है, तो एंट्रोपी की वैल्यू पॉजिटिव नहीं हो सकती, क्या होगी, निगेटिव हो जाएगी। ठीक है ना। ऐसे ही बाकी इक्वेशन भी आप देखोगे कि डेल जी एंड डेल एच आर निगेटिव। ठीक है, ये निगेटिव, पर डेल एस पॉजिटिव बोल रहा है, तो डेल एस पॉजिटिव नहीं है, वो भी निगेटिव, क्योंकि एंट्रोपी डिक्रीज हो रही है। इसी तरह से कह रहे हैं डेल जी एंड डेल एस आर निगेटिव, ये दोनों निगेटिव है, पर डेल एच इज पॉजिटिव, तो ये टर्म गलत है। क्योंकि जब एडजॉर्प्शन होता है आपका, तो एडजॉर्प्शन में क्या है, एक तरह से बाइंडिंग फोर्स काम कर रही है, चाहे वो फिजिकल एडजॉर्प्शन हो। अगर फिजिकल एडजॉर्प्शन होगा तो वहां पर क्या होगा, फिजिकल एडजॉर्प्शन में आपका वंडरवॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा होगा, वो भी क्या है, अपने आप में एक वीक फोर्स है, पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन तो है ही, तो वहां पर भी हीट रिलीज ही होती है आपकी, हीट रिलीज होगी, बस ये है कि लेस अमाउंट ऑफ हीट रिलीज होगी। और अगर केमिकल एब्जॉर्प्शन है, जिसे हम केमिज ऑप्शन बोलते हैं, तो केमिज ऑप्शन के केस में क्या होता है, केमिज ऑप्शन में स्ट्रॉन्ग बाइंडिंग फोर्सेज हो रही होती है, तो वहां पे डेल जी एच का मान निगेटिव भी आएगा, और वो निगेटिव मान क्या होगा, काफी हाई होगा। ठीक है, तो इस तरह से आपने ये दो क्वेश्चन देख लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2014 में पूछा गया, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट फॉर द स्पॉन्टेनियस एडजॉर्प्शन ऑफ ए गैस। तो आप कहीं ना कहीं देख चुके, तो अगर स्पॉन्टेनियस एडजॉर्प्शन होना है गैस का, तो रियल में एक्चुअल में क्या होना चाहिए कि सब कुछ यहाँ पर डेल एस जो है वो हमारा पॉजिटिव आना चाहिए, और डेल एस शुड बी निगेटिव। ठीक है ना। तो एक्चुअली में तो यही हमारा स्टेटमेंट इसमें हो जाता है। ठीक है ना, कि आप थर्ड इस तरह से एज्यूम करके चल सकते हो कि डेल एस इज पॉजिटिव एंड देयरफॉर डेल एच शुड बी निगेटिव। पर आपको पता है कि एडजॉर्प्शन में हमारा क्या है, पॉजिटिव नहीं होता है, निगेटिव होता है। ठीक है, मतलब एक्चुअल में अगर हम बेसिक गिब्स इक्वेशन के अकॉर्डिंग जाए, गिब्स इक्वेशन क्या होता है, डेल जी इक्वल टू डेल एच माइनस टी डेल एस। तो डेल जी परफेक्ट तरीके से निगेटिव हो, इसके लिए हमारा ये क्या है, इसकी वैल्यू तो आपकी क्या आनी चाहिए, निगेटिव आनी चाहिए, और ये जो डेल एस की वैल्यू है ये अपने आप में पॉजिटिव आनी चाहिए, तभी फिर ये यहाँ पर निगेटिव बनेगा, माइनस टी से मल्टीप्लाई होके दोनों निगेटिव निगेटिव ऐड होके फिर डेल जी का मान क्या आ जाता है, निगेटिव आ जाता है। पर आपको पता है कि एक्चुअल में क्या होता है, एडजॉर्प्शन में एंट्रोपी डिक्रीज होती है ना। तो ऑप्शन फिर इसमें बी ऑप्शन आपका देखोगे कि डेल एस इज निगेटिव, डेल एस इज निगेटिव एंड देयरफॉर डेल एस शुड बी हाईली निगेटिव, क्योंकि ये एक फैक्टर क्या है, अपोजिट फैक्टर जा रहा है ना, अपोजिट फैक्टर जा रहा है। ठीक है ना, मतलब ये फेवर नहीं कर रहा है फॉरवर्ड रिएक्शन को या एडजॉर्प्शन को, तो दूसरे फैक्टर को क्या होना चाहिए, बहुत ही हाईली फेवरेबल होना पड़ेगा। और वो हाईली फेवरेबल फैक्टर क्या है कि हमारा इंथैल्पी, जो इंथैल्पी ऑफ एडजॉर्प्शन है वो हाईली निगेटिव होनी चाहिए, मतलब हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन होना चाहिए। तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। बाकी आप इसमें ऑप्शन ए में देखोगे तो क्या कह रहा है, डेल एस इज निगेटिव, ये तो निगेटिव है। ठीक है, देयर फोर डेल एस शुड बी हाईली पॉजिटिव, हाईली पॉजिटिव होगा मतलब वहां पे हीट का एडजॉर्प्शन होगा, तो तब ऐसे केस में तो कभी भी डेल जी निगेटिव आ ही नहीं सकता, फिर उसमें क्या हो जाएगा, आपका पॉजिटिव आ जाएगा, तो इसका मतलब ये प्रोसीजर हो ही नहीं पाएगा। इसी तरह से ऑप्शन सी आपने देख लिया, ऑप्शन डी में क्या है कि डेल एस इज पॉजिटिव, तो ये टर्म भी गलत हो गया, क्योंकि वहां पर एडजॉर्प्शन में डेल एस पॉजिटिव होता ही नहीं है, डेल एस क्या होता है वहां पर, नेगेटिव होता है ना। इससे ऊपर वाले क्वेश्चन में हमने ये बात समझ ली। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फोर्थ क्वेश्चन कह रहा है इन फ्रीउंडलिफ एडजॉर्प्शन आइसोथर्म द वैल्यू ऑफ 1/n इज। तो देखिए वाला हम पहले ही कवर कर चुके हैं कि जो 1/n की वैल्यू होती है वो क्या होती है, इन बिटवीन 0 एंड 1 होती है सभी केस में। ठीक है, तो बाकी क्वेश्चन 2 एंड 4, 1 इन केस ऑफ फिजिकल एडजॉर्प्शन, 1 इन केस ऑफ केमिकल एडजॉर्प्शन, ये सभी क्या हो जाएंगे, गलत हो जाएंगे। तो आपका ऑप्शन है करेक्ट हो जाता है यहाँ से। तो फिर इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखते हैं, फिफ्थ क्वेश्चन। तो फिफ्थ क्वेश्चन के केस में अगर आप यहाँ पर देखोगे तो फिफ्थ में क्या कह रहा है कि इफ x इज अमाउंट ऑफ एडजॉर्बेट एंड m इज अमाउंट ऑफ एडजॉर्बेंट। ठीक है, कह रहा है x इज अमाउंट ऑफ एडजॉर्बेट एंड m इज द अमाउंट ऑफ एडजॉर्बेंट, विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन इज नॉट रिलेटेड टू एडजॉर्प्शन प्रोसेस, कि x बाई एम इक्वल टू एफ पी एट कांस्टेंट टेम्परेचर। ठीक है ना, कांस्टेंट टेम्परेचर पे कोई वो कराया जा रहा है, और तब वहां पे x बाई एम की वैल्यू क्या आ रही है, एफ पी, मतलब एक तरह से फैक्टर हो गया, के की तरह ही ले लो इसे। फिर x बाई एम इक्वल टू एफ टी एट कॉन्स्टेंट प्रेशर, अगर आप प्रेशर कांस्टेंट कर दोगे तो टेम्परेचर के रिस्पेक्ट में इक्वेशन चला जाएगा।
फिर इसी तरह से अगर आप प्रेशर इक्वल टू क्या लिख सकते हो, एफ टी, कब, जब इसको कांस्टेंट कर दोगे तो ये प्रेशर इक्वल टू एफ टी के टर्म में चला जाएगा। लेकिन यहाँ पर जो इक्वेशन दी गई एक्स बाई एम इक्वल टू पी टी, ऐसा नहीं हो सकता है, ठीक है ना, पी टी नहीं आएगा यहाँ पर। पी टी कैसे हो जाएगा, मतलब इन दोनों का प्रोडक्ट बोल रहे हैं कि एक्स बाई एम, मतलब जो आपका एडजॉर्प्शन है, ये एक्स क्या है, ये है अमाउंट ऑफ गैस, अमाउंट ऑफ गैस जो एडजॉर्ब हो रही है ना, एडजॉर्बेट का अमाउंट है मतलब ये। और ये एम क्या है, यूनिट मास ऑफ एडजॉर्बेंट, यूनिट मास ऑफ एडजॉर्बेंट, यूनिट मास ऑफ एडजॉर्बेंट। अब इसको इक्वल बता दिया गया कि इसके ये प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड टेम्परेचर के इक्वल हो जाएगा, कि मतलब अगर आप प्रेशर बढ़ाओगे तब भी ये बढ़ेगा और टेम्परेचर बढ़ाओगे तब भी ये बढ़ेगा। तो आपको पता है कि प्रेशर बढ़ाने पे तो शुरू में एडजॉर्प्शन बढ़ता है, अगर हम एक बार के लिए मान भी लें कि प्रेशर बढ़ाने पे एडजॉर्प्शन बढ़ता है तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन टेम्परेचर बढ़ाने पे आपको पता है एडजॉर्प्शन हमेशा घटता है, ठीक है ना, हमेशा ही घटता है एडजॉर्प्शन। टेम्परेचर बढ़ेगा तो आपका एडजॉर्प्शन घटेगा, ठीक है ना, यह आपने जो आइसोथर्म होते हैं उसके केस में भी पढ़ा होगा। तो आपका ये ऑप्शन डी जो है ये हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ से इनकरेक्ट हो जाएगा, नॉट रिलेटेड टू एडजॉर्प्शन प्रोसीजर। तो ऑप्शन डी यहाँ पर ये करेक्ट हो गया। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है द लैंगम्यूर एडजॉर्प्शन आइसोथर्म इज डिड्यूस्ड यूजिंग द एजम्पशन। ये जो लैंगम्यूर एडजॉर्प्शन आइसोथर्म है उसको हमने किस तरह से निकाला गया, वो कि द एडजॉर्प्शन साइड्स आर इक्विवेलेंट इन देयर एबिलिटी टू एडजॉर्ब द पार्टिकल, इस बेस पे द हीट ऑफ एडजॉर्प्शन वेराइज विथ कवरेज, इस बेस पे द एडजॉर्ब्ड मॉलिक्यूल इंटरेक्ट विथ ईच अदर, द एडजॉर्प्शन टेक्स प्लेस इन मल्टीलेयर। तो इसके केस में अगर आप देखोगे तो 1 मिनट, कि एडजॉर्प्शन साइड्स आर इक्विवेलेंट in their ability to absorb the particle, ठीक है, ये आपका क्या है, ये इसकी बेसिक एजम्पशन है कि जो हमारा कोई भी सॉलिड सरफेस होता है वहां पर जो हर एक वैकेंट साइट उसकी अपनी एक पर्टिकुलर कैपेसिटी है एडजॉर्ब करने की मॉलिक्यूल की, वो क्या कर सकता है, केवल एक मॉलिक्यूल ही एडजॉर्ब कर सकता है, ठीक है ना। तो ये मल्टी लेयर वाला कंसेप्ट यहाँ पर नहीं होता है एप्लीकेबल। इसका कंसेप्ट क्या है, मोनोलेयर का कंसेप्ट है, इसका कंसेप्ट इसका मोनोलेयर का कंसेप्ट है, लैंगम्यूर एडजॉर्प्शन आइसोथर्म, ठीक है ना। तो ये क्या होता है, एडजॉर्प्शन साइड्स आर इक्विवेलेंट इन देयर एबिलिटी टू एडजॉर्ब द पार्टिकल, सभी एक अपना पार्टिकल एडजॉर्ब कर सकते हैं। हीट ऑफ एडजॉर्प्शन वेराइज विद कवरेज, ये सारी बातें भी होती है पर इसमें मेन जो है वो फर्स्ट हमारा करेक्ट है। नेक्स्ट है द एडजॉर्प्शन ऑफ a gas on a solid, the plot of log x by m versus log p is linear with slope equal to n being whole number, ठीक है ना। तो n हमारा होल नंबर है, ठीक है, तो इसमें हमारा जो ऑप्शन है वो आपको पता है, हम n की वैल्यू किस बेस पे लेते हैं, 1/n के बेस पे लेते हैं, ठीक है ना। तो ऑप्शन डी इसमें करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। इस तरह से जब आप ग्राफ प्लॉट करते हो तो आप क्या लेते हो यहाँ पे एक्स बाई एम और विथ प्रेशर, ठीक है, तो आपको जो यहाँ पर स्लोप मिलता है, ठीक है ना, इस तरह से करके फ्लूइड जो ऑप्शन आइसोथर्म का, ठीक है, मतलब ये सीधा जाएगा थोड़ा ऐसे करके, ठीक है ना, कांस्टेंट हो जाता है ये। तो इसका जो वैल्यू है वो हम क्या लेते हैं, 1/n से निकालते हैं, 1/n से, ठीक है। फिर क्वेश्चन 8 है अकॉर्डिंग टू द एडजॉर्प्शन थ्योरी ऑफ कैटालिसिस द स्पीड ऑफ द रिएक्शन इंक्रीजेस बिकॉज, जो एडजॉर्प्शन थ्योरी कैटालिसिस की उसमें स्पीड ऑफ रिएक्शन इंक्रीज होती है, क्यों, कि एडजॉर्प्शन लोअर कर देता है एक्टिवेशन एनर्जी को इसकी वजह से, या द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल एट द एक्टिव सेंटर ऑफ द कैटालिस्ट बिकम्स हाई ड्यू टू स्ट्रॉन्ग एडजॉर्प्शन, ये बात करेक्ट है। या in the process of adsorption the activation energy of the molecules becomes large, adsorption produces heat which increases the speed of reaction। तो क्या है, जब एडजॉर्प्शन होता है तो क्या होगा, लोअर्स द एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ रिएक्शन, मेन सबसे ये इसमें करेक्ट है, ठीक है ना।
अगर आप 8th का देखोगे तो आप क्या पाओगे कि जो एडजॉर्प्शन है वो क्या कर देता है, एक्टिवेशन एनर्जी को लो कर देता है, इसलिए रिएक्शन बढ़ जाता है। ठीक है ना। कैटालिसिस थ्योरी है ना, कैटालिसिस थ्योरी, जो कैटालिसिस थ्योरी है एडजॉर्प्शन की, कह रहे उसके अकॉर्डिंग जो स्पीड बढ़ती है एडजॉर्प्शन प्रोसीजर की या किसी भी रिएक्शन की, तो वो क्यों बढ़ती है, क्योंकि ये एडजॉर्प्शन क्या कर देता है, लोअर कर देता है एक्टिवेशन एनर्जी को, है ना। तो कैटेलिस्ट की जो मेन थ्योरी भी है, 4th चैप्टर में भी जैसे पढ़ी होगी आपने केमिकल काइनेटिक्स में, तो उसमें भी यही है कि जो कैटेलिस्ट जो हमारा काम करता है वो किस बेस पे करते हैं, बाय लोअरिंग एक्टिवेशन एनर्जी, बाय लोअरिंग एक्टिवेशन एनर्जी। ठीक है ना, न्यू पाथवे प्रोवाइड करता है लोअर एक्टिवेशन एनर्जी का, इसके थ्रू आपका स्पीड ऑफ रिएक्शन बढ़ जाती है। तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा इसमें। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे अगर हम आ जाए, कह रहे विच इज नॉट करेक्ट रिगार्डिंग द एडजॉर्प्शन ऑफ ए गैस ऑन सरफेस ऑफ सॉलिड। कौन सा इसमें कह रहे करेक्ट नहीं है, विच इज नॉट करेक्ट regarding the adsorption of gas on surface of solid, कि on increasing temperature adsorption increases continuously। तो ये आपको ही पता है, टेम्परेचर बढ़ाने पे तो क्या होता है, एडजॉर्प्शन डिक्रीज करता है। इंथैल्पी एंड इंट्रोपी चेंजेस आर नेगेटिव, कि इंथैल्पी और इंट्रोपी चेंजेस क्या होते हैं, नेगेटिव होते हैं। तो ये आपका क्या करेक्ट है। एडजॉर्प्शन इज मोर फॉर स्पेसिफिक सम स्पेसिफिक सब्सटेंसेस, ये भी करेक्ट है कि कुछ ऐसे सब्सटेंस होते हैं जिनका सरफेस एरिया ज़्यादा होगा या पोरस होंगे, तो उनमें क्या होगा, एडजॉर्प्शन ज़्यादा होता है, जो ज़्यादा अच्छे से इंटरेक्शन कर सकते हैं। तो ये भी करेक्ट है। दिस फेनोमेनन इज रिवर्सिबल, तो एडजॉर्प्शन है, अगर फिजिकल एडजॉर्प्शन है तो रिवर्सिबल होता है ना। तो आपका जो इनकरेक्ट है या नॉट करेक्ट हो गया होगा, ऑप्शन ए ही करेक्ट है। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग जो नॉट करेक्ट चुनना था हमें, तो नॉट करेक्ट कौन सा हो गया, ए, तो ये हमारा यहाँ का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। फिर इसी तरह से अब टॉपिक 2 आ जाता है, कैटालिसिस एंड थ्योरीज ऑफ कैटालिसिस। इसमें देखिए 2017 में पूछा गया क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट, द वैल्यू ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज चेंज्ड इन द प्रेजेंस ऑफ कैटालिस्ट इन द रिएक्शन एट इक्विलिब्रियम। तो आपको ये पता होगा अगर आपने इक्विलिब्रियम चैप्टर भी पढ़ रखा है कि कभी भी कैटालिस्ट क्या है, इक्विलिब्रियम को शिफ्ट नहीं करता है। ठीक है ना, तो यही आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे नॉट करेक्ट पूछा गया है तो यही आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। बाकी अगर हम देख ले, ऑप्शन क्या है कि एंजाइम कैटेलाइज मेनली बायोकेमिकल रिएक्शन, तो ये बात भी सही है। बायोकेमिकल रिएक्शन या एंजाइम होते ही क्या, बायोकेमिकल कैटलिस्ट होते हैं। को एंजाइम क्या करते हैं, इंक्रीज कर देते हैं कैटेलिटी एक्टिविटी ऑफ एंजाइम, तो ये ऑप्शन भी करेक्ट है। कैटलिस्ट डज नॉट इनिशिएट एनी रिएक्शन, ठीक है ना, तो कैटलिस्ट कोई रिएक्शन अपना इनिशिएट नहीं कराते। ठीक है, तो इस तरह से क्या होगा हमारा, द वैल्यू ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट चेंज्ड इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट इन द रिएक्शन एट इक्विलिब्रियम। तो यही आपका नॉट करेक्ट पूछा गया, तो ऑप्शन है आपका करेक्ट हो जाएगा। फिर थर्ड टॉपिक आ गया आपका कोलाइड्स एंड इमल्शंस पे, कि मेजरिंग जीटा पोटेंशियल इज यूजफुल इन डिटरमाइनिंग विच प्रॉपर्टी ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन। जो हम जीटा पोटेंशियल मेजर करते हैं, डबल लेयर वाला जो कंसेप्ट है, ठीक है ना, कोलाइड्स का, उसमें कह रहे हैं कि ये किस प्रॉपर्टी को मेजर करने में कोलाइड सॉल्यूशन की या कोलाइड की हेल्पफुल है। क्या हम उसकी सॉल्युबिलिटी पता लगाते हैं वहां से, या स्टेबिलिटी पता लगाते हैं कोलाइडल पार्टिकल की, साइज ऑफ कोलाइडल पार्टिकल पता लगाते हैं, या विस्कोसिटी पता लगाते हैं। तो आपको पता है जो जीटा पोटेंशियल वाला कंसेप्ट है स्टेबिलिटी को बताता है, कि ऐसी कि 2 लेयर होती है, हेल्महोल्ट्ज डबल लेयर मॉडल भी बोलते हैं इसको, है ना। इसमें 2 लेयर होती है और उन पर क्या रहता है, कोई अपना चार्ज रहता है, जैसे मान लीजिए प्लस प्लस है, ऐसा करके, है ना, इस तरह से एक अंदर भी इसी तरह से चार्ज होगा। तो ये 2 लेयर रहती है चार्ज की, उसकी वजह से इसको क्या मिलती है, स्टेबिलिटी मिलती है ना। पढ़ लेना आप इसको एक बार चाहे डिटेल में। तो एक इसके लिए होता है जीटा पोटेंशियल, किसके लिए हेल्पफुल है, स्टेबिलिटी बताने के लिए कोलाइडल पार्टिकल्स की। ठीक है, तो ये ऑप्शन भी आपका करेक्ट हो गया है। क्वेश्चन 12 है कि विच मिक्सचर ऑफ द सॉल्यूशन विल लीड टू फॉर्मेशन ऑफ निगेटिवली चार्ज्ड कोलाइडल सॉल्यूशन। कि यहाँ पर आपको एक सॉल्व दिया गया है सिल्वर आयोडाइड, और बाहर से उस पर आयोडाइड निगेटिव आयन एडजॉर्ब हो रहे हैं। तो आप कह रहे हैं इसमें कौन सा दो उसका हम मिक्स करेंगे कि हमें ये वाला सॉल्व मिल जाए, निगेटिव सॉल्व। तो एक जगह आपको बोला गया कि 50 ml ऑफ सिल्वर नाइट्रेट और 50 ml ऑफ
1.5 मोलैरिटी पोटेशियम आयोडाइड। तो ये 1 मोलैरिटी है, ये 1.5 मोलैरिटी पोटेशियम आयोडाइड है, दोनों इक्विवेलेंट कंसंट्रेशन है 50-50। ठीक है, फिर बी ऑप्शन है कि 50 मिलीलीटर ऑफ 1 मोलैरिटी सिल्वर नाइट्रेट और 50 ही मोलैरिटी पर 2 मोलैरिटी ऑफ पोटेशियम आयोडाइड। फिर इसी तरह से ऑप्शन सी की 50 मिलीलीटर ऑफ 2 मोलैरिटी सिल्वर नाइट्रेट और 50 मिलीलीटर ऑफ 1.5 मोलैरिटी पोटेशियम आयोडाइड। ठीक है, तो फिर इसी तरह से यहाँ पे 50 मिलीलीटर ऑफ 0.15 सिल्वर नाइट्रेट और 50 मिलीलीटर ऑफ 0.1 मोलैरिटी पोटेशियम आयोडाइड। ठीक है, तो आप यहाँ पर क्या देख रहे हो कि ये तो दोनों इक्वल कंसंट्रेशन है। ठीक है, मतलब मोलैरिटी भी इनकी इक्वल है और वैसे भी वॉल्यूम वाइज भी इनको इक्वल लिया गया है, तो इनमें तो नेगेटिव चार्ज सॉल्व करने का मतलब नहीं है। ठीक है, मतलब ये तो सिंपल क्या करेंगे, ये ऐसे रिएक्शन कर लेंगे, सिल्वर नाइट्रेट और पोटेशियम आयोडाइड आपस में रिएक्शन कर लेंगे बस। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे सिल्वर आयोडाइड बन जाएगा और KNO3 बन जाएगा। मतलब एक्स्ट्रा कुछ नहीं बचेगा, एक्स्ट्रा आयोडाइड आयन चाहिए हमें कि जब ये बने, सिल्वर आयोडाइड बने, तो उसके बाद भी आयोडाइड आयन लेफ्ट रह जाए, वही एक्स्ट्रा आयोडाइड आयन, कॉमन आयन का एडजॉर्प्शन होता है, थोड़ा मोड़ा आपने पढ़ा होगा जब कोलाइड्स में, कि जब कोई कोलाइड बनता है तो उस पर जो कॉमन आयन होते हैं वो आके बाहरी लेयर पे आके एडजॉर्ब हो जाते हैं। तो अगर सिल्वर आयोडाइड है तो आप कॉमन आयन हमें क्या चाहिए, या तो सिल्वर आयन हो या फिर आयोडाइड आयन हो। तो सिल्वर आयन तो या फिर एक्स्ट्रा हो या फिर आयोडाइड, तो हमें यहाँ पे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग एक्स्ट्रा आयोडाइड आयन चाहिए। तो एक्स्ट्रा आयोडाइड आयन कब एडजॉर्ब होंगे, जब हमारे पास एक्स्ट्रा हमारे क्या होगा, पोटेशियम आयोडाइड होगा। तो अब इसके केस में देखो ऑप्शन सी में यहाँ पे जो एक्स्ट्रा है वो क्या है, सिल्वर नाइट्रेट है, जबकि हमें एक्स्ट्रा क्या चाहिए, पोटेशियम आयोडाइड चाहिए। ये 2 मोलर है और ये 1.5 मोलर है, तो ये तो कमी है, ये ऑप्शन भी नहीं हो सकता, ये ऑप्शन भी नहीं हो सकता। फिर इसी तरह से ऑप्शन बी में देखो कोई, तो ये 1 मोलैरिटी है और ये 2 मोलैरिटी है। ठीक है ना, तो अब यहाँ से हमें थोड़ा सा देख सकते हैं कि ये 1 मोलैरिटी है और ये सीधा सीधा क्या है, 2 मोलैरिटी, तो एक बच जाया करेगा आपका, है ना, 50-50 का ये हो गया और सीधा सीधा आपका ये बच जाएगा। तो इसी तरह से अगर आप इसमें देखने जाओगे 1 मिनट, तो आपका ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है ना, और ये 50 मिलीलीटर ऑफ 1 मोलैरिटी सिल्वर नाइट्रेट प्लस 50 मोलैरिटी ऑफ 1.5 मोलैरिटी पोटेशियम आयोडाइड। तो अगर आप इसमें पूछोगे कि क्या इसमें नहीं है, इसमें हाफ मोल बच रहा है, तो हाफ मोल का क्या एडजॉर्प्शन सरा से नहीं हो पाएगा, तो जो ज़्यादा एग्जैक्ट ऑप्शन इसमें बन रहा हो गया ऑप्शन बी। ठीक है, तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। फिर क्वेश्चन 13 है, ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टी डज द कोगुलेशन पावर ऑफ एन आयन डिपेंड। ठीक है ना, जो कोगुलेटिंग पावर होती है किसी भी आयन की वो किस चीज पे डिपेंड करती है। ठीक है, तो ये हम कहाँ से पता लगाते हैं कोगुलेटिंग पावर के बारे में, तो वो हमने पढ़ रखा है क्या, हार्डी-सूल्जे प्रिंसिपल। ठीक है, हार्डी-सूल्जे प्रिंसिपल। ठीक है, ये हमें बताता है कि किसी भी आयन की कोगुलेटिंग पावर क्या होती है। तो सबसे पहले तो इसमें दो कंसेप्ट है। पहला कंसेप्ट ये है कि जो चार्ज है वो अपोजिट चार्ज होना चाहिए, जिस आयन ने कोगुलेशन करवाना है उस पर क्या होना चाहिए, अपोजिट चार्ज होना चाहिए। फिर दूसरा क्या है, उस अपोजिट चार्ज के साथ साथ उसका जो मैग्नीट्यूड है वो क्या होना चाहिए, हाई होना चाहिए। जितना हाई मैग्नीट्यूड होगा वही क्या होगा, उतना ही उसकी कोगुलेटिंग पावर भी क्या होगी, ज़्यादा होगी। तो उसी के बेस पे हम देख लेते हैं। तो मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्ज ऑन द आयन एलोन, ये केवल मैग्नीट्यूड से मतलब है, चार्ज सिमिलर भी है तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता। ऑप्शन ये कहना चाह रहा है, पर सबसे पहली कंडीशन तो यही है कि अपोजिट चार्ज होना चाहिए। सिमिलर चार्ज होगा तो चाहे उसका मैग्नीट्यूड कितना भी होता है तो वो कोगुलेशन नहीं करा सकता। फिर साइज ऑफ द आयन एलोन, साइज, आयन के साइज से कोई ऐसा लेना देना नहीं है। साइन ऑफ द चार्ज ऑन द आयन एलोन, केवल साइन से हो, ये केवल अपोजिट चार्ज है कहने का मतलब, तो कोगुलेशन का उसी पे डिपेंड करता है। मतलब कोगुलेटिंग पावर जो आयन की वो केवल साइन पे डिपेंड करती है कि अपोजिट चार्ज है तो वो कोगुलेशन करा देगा। और पावर का कोई ऐसा ये नहीं, ऐसा चीज लेना देना नहीं है कि हाँ उसकी पावर ज्यादा है किसी की तो ज्यादा कराएगा, तो ये बात गलत है। ठीक है ना, अगर ज्यादा
उस पर पावर है तो वो ज़्यादा करा सकता है, ठीक है ना। जैसे एग्जांपल के लिए मान लीजिए हमारे पास आर्सेनिक सल्फाइड सॉल्ट, आर्सेनिक सल्फाइड सॉल्ट है हमारे पास। तो अगर सल्फर पे हमारे पास क्या होता है, 2 नेगेटिव, ठीक है ना। तो अगर इसको कोगुलेट करवाने के लिए सोडियम आएगा तो हमें ये क्या है, सोडियम मुश्किल से हाफ मोल को करवा पाएगा, या 2 सोडियम चाहिए होंगे तब जाके 1 का करवाएगा। वहीं पे अगर बैरियम आयन होगा तो ये 1 मोल ही करवा देगा 1 को। और अगर हमारे क्या चाहे, हम फेरिक क्लोराइड का ले लेते हैं, फेरिक क्लोराइड सॉल्ट ले लेते हैं। तो मान लीजिए अगर इसने क्या करना है, क्लोराइड आयन का डिपोजिशन कराना है, कोगुलेशन कराना है, तो 1 सोडियम आयन चाहिए होगा 1 क्लोराइड के लिए। और अगर आपका 1 बैरियम आयन आएगा तो वो 2 क्लोराइड आयन को कोगुलेट करा देगा। इसी तरह आपका 1 एल्यूमिनियम आयन आएगा तो वो 3 क्लोराइड को आसानी से कोगुलेट करा देगा। तो इस वजह से जो डिपेंड करेगी कोगुलेटिंग पावर, किस पे डिपेंड करेगी, बोथ मैग्नीट्यूड एंड साइन ऑफ द चार्ज, ठीक है। तो ऑप्शन डी इसमें करेक्ट हो जाएगा। फिर फॉग के बारे में पूछा गया कि फॉग क्या है। तो ये जो फॉग है इसमें आपको पता है कि ज़्यादा तो क्या होती है, ज़्यादा क्वांटिटी तो एयर की होती है। तो एयर अपने आप में क्या है, जो ज़्यादा क्वांटिटी है वो तो क्या है, डिस्पर्शन मीडियम का काम करेगा, ठीक है, कि उसमें चीज़ें डिस्पर्स्ड होंगी। और थोड़ा सा उसमें क्या रहेगा, वाटर का अमाउंट रहता है। तो वाटर क्या होता है, डिस्पर्स्ड फेज होता है, डिस्पर्स्ड फेज होता है, ठीक है ना। तो इससे हमारा ये बनता है ना, मतलब एक तरह से ये अपने आप में एरोसॉल है। जो फॉग है ये क्या है, अपने आप में एक एरोसॉल। तो अब यहाँ से हम बता सकते हैं कि क्या है, लिक्विड इन गैस का कोलाइडल सॉल्यूशन का एक एग्जांपल है कि थोड़ा सा लिक्विड है और वो ढेर सारी गैस में डिस्पर्स्ड हो रखा है, तो लिक्विड इन गैस। तो ऑप्शन ए ही करेक्ट हो जाएगा अपने यहाँ से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। विच प्रॉपर्टी ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन इज इंडिपेंडेंट ऑफ चार्ज ऑन कोलाइडल पार्टिकल। देखो 2 बार आ चुका है लगातार, 2014 और 15 में। विच प्रॉपर्टी ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन इज इंडिपेंडेंट ऑफ चार्ज, मतलब चार्ज से कोई लेना देना नहीं है इस कोलाइडल प्रॉपर्टी का। क्या वो इलेक्ट्रोफोरेसिस होती है। तो इलेक्ट्रोफोरेसिस आपको पता है कि इलेक्ट्रोफोरेसिस प्रोसेस में क्या होता है, ये ऐसे यू शेप की एक ट्यूब होती है, ठीक है ना। एक जगह आपका कैथोड लगा रहता है, एक जगह आपका एनोड लगा रहता है। और जब हम इसको बैटरी से कनेक्ट करते हैं तो फिर ये क्या है, अपना अपोजिट चार्ज की तरफ भागते हैं, है ना। ये पॉजिटिव चार्ज वाले आयन इधर भागेंगे और नेगेटिव वाले इधर भागेंगे। तो इसमें तो चार्ज से लेना देना है इलेक्ट्रोफोरेसिस में। इलेक्ट्रोऑस्मोसिस में भी ऐसे ही होता है कि आपका जो सॉल्वेंट मॉलिक्यूल है वो अपोजिट इलेक्ट्रोड की तरफ भागता है। कोगुलेशन में भी आपको पता है कि अपोजिट चार्ज पार्टिकल के साथ इंटरेक्शन करने पे कोगुलेशन होता है ना। जब हम उसको अपोजिट चार्ज की इलेक्ट्रोलाइट्स मिला देते हैं जिन पे अपोजिट चार्ज है तो इसका कोगुलेशन करा देते हैं। जो टिंडल इफेक्ट है इसका कोई चार्ज से लेना देना नहीं। इसमें क्या किससे लेना देना होता है, कोलाइट्स के, कोलाइट्स के साइज से लेना देना होता है कि अगर कोलाइडल साइज है उसका तो लाइट के साथ इंटरेक्ट करने पर वो उसकी क्या करा देता है, स्कैटरिंग कर देता है। इसी से हमारा टिंडल इफेक्ट जनरेट होता है। तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। द प्रोटेक्टिंग पावर ऑफ लायोफिलिक कोलाइडल सॉल्ट इज एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ। तो आपको पता है क्या किस टर्म में हम करते हैं, वो क्या होता है, गोल्ड नंबर। तो गोल्ड नंबर हमारा किसको बताता है, प्रोटेक्टिंग पावर बताता है किसी भी लायोफिलिक कोलाइडल सॉल्ट की, ठीक है। आप इसकी डेफिनेशन भी बुक से पढ़ सकते हो कि गोल्ड नंबर क्या होता है। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 16 भी हो गया। यहाँ पर 17 में देख लेते हैं क्या है, हेयर विच वन ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म्स माइसल इन एक्वस सॉल्यूशन अबव सर्टेन कंसंट्रेशन, ठीक है ना, कि माइसल का फॉर्म होता है। तो आपको पता है कि माइसल, सॉरी एक मिनट दोबारा से पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन क्या है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म माइसल इन एक्वस सॉल्यूशन अबव सर्टेन कंसंट्रेशन। तो आपको पता है जब माइसल जो है हमारा, माइसल फॉर्मेशन जो है वो कब होता है, वो एसोसिएशन से होता है। किससे होता है, एसोसिएशन ऑफ कोलाइड्स, ठीक है। तो कौन करता है, जो भी हमारे कुछ चार्ज पार्टिकल होते हैं, खासकर जैसे ये किस सोप हो गया या हमारा डिटर्जेंट हो गया
इनके पार्टिकल क्या करते हैं, आपस में एसोसिएट करते हैं और उससे हमारा माइसिल फॉर्म हो जाता है, जिसको हम किस कंसंट्रेशन पे, एक सर्टेन अबव कंसंट्रेशन पे, जिसको हम क्रिटिकल माइसिल कंसंट्रेशन बोलते हैं। तो इसमें आप देखोगे ग्लूकोज ये अपने आप में आयंस है, यूरिया, ठीक है ना, यूरिया अपने आप में क्या है, सॉरी ग्लूकोज आयंस का में, ग्लूकोज भी आपका क्या है, मतलब आयनिक पार्टिकल नहीं है, ये तो सिंपल एक मॉलिक्यूल है, कोवेलेंट मॉलिक्यूल है ये, तो ये भी एसोसिएशन नहीं करेगा। ये सभी क्या आयनिक पार्टिकल्स का काम है, ये सीएमसी करना, ठीक है ना, या एसोसिएशन करके माइसिल बनाना। यूरिया भी आपका क्या है, मॉलिक्यूल है, आयन नहीं है वो, ठीक है ना, कोवेलेंट मॉलिक्यूल है सारे के सारे। इसी तरह से आपका जो पायरिडीनियम क्लोराइड है, पायरिडीनियम क्लोराइड आपको सोचने में ऐसा लगेगा कि ये तो क्या है कि अपना आयंस बना रहा होगा, है ना, इस तरह से ये पायरिडीन है और इसमें क्या लगा दिया हमने, क्लोराइड, है ना। तो ये भी अपने आप में क्या है, एक तरह से आयंस नहीं है उस तरह से, है ना, कि ये क्या करे, सीएमसी के ऊपर एक अपना कोलाइड बनाए, ठीक है। तो ये सभी मॉलिक्यूल हो गए। अब जो हमारा ये है, एक लार्ज साइज का मॉलिक्यूल बना लेता है, ये कनेक्ट हो के और डो डिसाइल ट्राईमिथाइल अमोनियम क्लोराइड, तो यही हमारा क्या बनाएगा, यही हमारा कोलाइड बनाएगा, ठीक है ना। क्वेश्चन 18 देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म कैटायनिक माइसिल अबव सर्टेन कंसंट्रेशन। तो इस बार हमसे ये नहीं पूछा है कि माइसिल कौन बनाएगा, हमसे पूछा गया कि कैटायनिक माइसिल कौन बना रहा है, ठीक है ना। अब सोडियम डो डिसाइल सल्फेट, सोडियम एसीटेट, यूरिया तो यूरिया बनाएगा ही नहीं, सोडियम एसीटेट भी एक तरह से आपका बनाएगा ही नहीं, है ना, माइसिल बनाने के चांसेस इनके बहुत ही कम है। अब ये है हमारे तो सोडियम डोडिसाइल सल्फेट और सिटाइल ट्राईमिथाइल अमोनियम ब्रोमाइड, ठीक है। तो अगर आप पढ़ोगे थोड़ा सा बुक में जाके तो आप जान जाओगे कि जो ये सल्फेट वाले हैं इस तरह से, ठीक है ना, ये तो क्या बनाएंगे, ये बनाते हैं निगेटिव, निगेटिव माइसिल बनाते हैं। तो हमारा ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, जो सिटाइल ट्राईमिथाइल अमोनियम, ठीक है ना, यहाँ से आपको पता चल रहा होगा, ठीक है, अमोनियम, ठीक है ना। तो ये वाला पार्ट पॉजिटिव पार्ट है, जो लंबी चेन है पॉजिटिव पार्ट है, और ये बाकी ब्रोमाइड, ठीक है ना। जैसे डिटर्जेंट सोप में होता है, तो सोप को हम क्या बोलते हैं, सोडियम सॉल्ट और फैटी एसिड, इसी तरह से तो बोलते हैं। एक मिनट, इसको ऐसे ना करके ऐसे लिखता हूँ मैं, सोप के लिए हम सिंपल ऐसे लिख देते हैं, RCOO नेगेटिव Na पॉजिटिव, ठीक है ना। तो ये हाइड्रोकार्बन वाला पार्ट हो गया और ये आपका आयनिक पार्ट हो गया। तो जो जिसका में ये वाला पार्ट आपका क्या रहेगा, इतना वाला पार्ट, ठीक है, ये डिटर्जेंट के केस में ये वाला पार्ट मतलब इतना पार्ट आपका क्या रहेगा, पॉजिटिव, तो बनाएगा क्या, पॉजिटिव या कैटायनिक माइसिल, और जिसमें ये वाला पार्ट नेगेटिव रहेगा वो क्या बनाएगा, नेगेटिव माइसिल। बस ये ध्यान रखना है, ठीक है। तो आप एक बार हल्का सा खुद से पढ़ लेना, यहाँ ऑप्शन डी इसमें क्या हो जाएगा, फिलहाल के लिए करेक्ट हो जाएगा। अब है पोजीशन ऑफ नॉन पोलर एंड पोलर पार्ट इन माइसिल इज। तो नॉन पोलर पार्ट, अगर देखिए जब माइसिल फॉर्मेशन होता है तो इतना ध्यान रखना है कि जो पोलर पार्ट है, पोलर पार्ट, ठीक है ना, वो तो कौन सा है हमारा, ये भी हमने देखा, ये वाला पार्ट पोलर है, और बाकी का जो ये वाला पार्ट है ये है नॉन पोलर है। तो नॉन पोलर वाला पार्ट कहाँ पे जाएगा, नॉन पोलर में, मतलब आउटर, मतलब वाटर से इंटरेक्ट नहीं करेगा, ये किससे करेगा, जो हमारी डर्ट है उसके साथ इंटरेक्ट करेगा, और ये पोलर पार्ट है तो ये वाटर के साथ इंटरेक्ट करेगा, ठीक है ना। बस इतना आपको पता है तो आप कर पाओगे। जो पोलर पार्ट है वो कहाँ पे रहेगा, एट आउटर सरफेस, एंड नॉन पोलर एट इनर सरफेस, ठीक है, पोलर एट इनर सरफेस एंड नॉन पोलर एट आउटर सरफेस, डिस्ट्रीब्यूटेड ऑल ओवर द सरफेस। तो ये नहीं हो सकता कि दोनों पूरी तरह से एक ही जगह पे पूरे सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूट रहे, या फिर प्रेजेंट इन द सरफेस ओनली, केवल सरफेस पे प्रेजेंट है, इनर पे कोई प्रेजेंट ही नहीं है, तो ये भी गलत हो गया। अब इन दोनों में से हमें समझना, तो देखो जो डर्ट है, डर्ट के साथ तो कौन इंटरेक्ट कर रहा है, हमारा नॉन हाइड्रोकार्बन पार्ट इंटरेक्ट कर रहा है, ठीक है। तो इसमें क्या हो जाएगा फिर,
ये पोलर जो पार्ट है ये आपका आउटर सरफेस पे रहेगा वाटर के साथ, है ना, और जो नॉन पोलर पार्ट है वो इनर सरफेस पे चला जाएगा जहाँ पर डर्ट मौजूद है हमारे क्लॉथ्स वगैरह। ठीक है, तो ऑप्शन ए इसमें करेक्ट हो जाएगा आपका। ठीक है, जैसे आप माइशल का जो डिजाइन भी देखते हो ऐसे करके बनाते होंगे कि कुछ उसमें चार्ज वगैरह दिखा के ऐसे ऐसे करके आप बना देते हो, है ना, एक मतलब ऐसे पूरे स्फीयर बना देते हो आप। तो इसमें जो आउटर सरफेस पे आपका हेड रहता है, ठीक है ना, और इनर में टेल आ जाती है। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, विच इज यूज्ड फॉर एंडिंग चार्ज ऑन कोलाइडल सॉल्यूशन। की जो कोलाइड पे चार्ज होता है उसको एंड करने के लिए आप क्या करते हो, इलेक्ट्रॉन्स का यूज करते हो, इलेक्ट्रोलाइट्स का यूज करते हो, पॉजिटिवली चार्ज्ड आयंस का यूज करते हो या कंपाउंड्स का। तो इलेक्ट्रॉन्स और कंपाउंड से तो कोई मतलब ही नहीं है, ठीक है ना। अब इसमें देखो इलेक्ट्रोलाइट्स है पॉजिटिवली चार्ज है, पॉजिटिवली चार्ज आयंस भी यूज करे जा सकते हैं पर ये केवल किसको करेंगे, जिस पर नेगेटिव चार्ज हो, जिस कोलाइड पे आप किसी वजह से कोलाइड पर क्या होगा पॉजिटिव चार्ज होगा तब थोड़ा ना ये एंड कर पाएगा चार्ज। ठीक है ना, तो यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो इलेक्ट्रोलाइट्स होगा। हमने इलेक्ट्रोलाइट्स लेने हैं, अब इलेक्ट्रोलाइट्स में आपके क्या होंगे, पॉजिटिव चार्ज भी होंगे और नेगेटिव चार्ज भी होंगे। तो वो डिपेंड करेगा कि आपका जो कोलाइड है उस पर कैसा चार्ज है, उसके हिसाब से उसका चार्ज एंड हो जाएगा और वो क्या हो जाएगा, कोगुलेट कर जाएगा। तो ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट हो गया क्वेश्चन नंबर 20 में। क्वेश्चन नंबर 21 आता है आपका कि हार्डी सूल्जे रूल एक्सप्लेन द effect of electrolyte on the coagulation of colloidal solution. According to this rule, coagulation power of cations follow the order. तो अभी हमने देख लिया था कि हार्डी सूल्जे रूल क्या है। पहला इसका तो कंसेप्ट यही है कि अपोजिट चार्ज होना चाहिए, ठीक है, अपोजिट चार्ज होना चाहिए आयंस पे, जिसके साथ इसने इंटरेक्ट करके क्या कराना है, इसने आपका कोगुलेशन कराना है। ठीक है, तो उसके कंपैरिजन में इस पे अपोजिट चार्ज होना चाहिए। अगर जो हमारा कोलाइडल पार्टिकल है उस पर पॉजिटिव चार्ज है तो यहाँ पर क्या होना चाहिए, जो इलेक्ट्रोलाइट्स मिक्स करी जा रही है उसमें नेगेटिव चार्ज होना चाहिए। ठीक है, अब इन पे के साथ ही साथ जिसकी मैग्नीट्यूड ज़्यादा होगा चार्ज का, अपोजिट चार्ज तो होना ही चाहिए, फिर अब उस अपोजिट चार्ज में भी जिस पर ज़्यादा मैग्नीट्यूड होगा चार्ज का उसकी कोगुलेशन पावर ज़्यादा होगी। तो मान लीजिए यहाँ पर इन्होंने सब पॉजिटिव आयंस दिए हैं, तो इसका मतलब ये नेगेटिव चार्ज को हटाना चाह रहे होंगे, है ना, उसका कोगुलेशन करवाना चाह रहे होंगे। तो सबसे ज़्यादा पावर किसकी होगी, एल्यूमिनियम 3 पॉजिटिव की, फिर बैरियम 2 पॉजिटिव, फिर सबसे कम सोडियम पॉजिटिव। तो ऑप्शन सी इसमें क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, एट द क्रिटिकल माइसल कंसंट्रेशन, एट द क्रिटिकल माइसल कंसंट्रेशन CMC सर्फेक्टेंट मॉलिक्यूल्स क्या करते हैं, एसोसिएट करते हैं। ठीक है, सर्फेक्टेंट मॉलिक्यूल क्या करने लगते हैं, एक सर्टेन अबव कंसंट्रेशन पे, जिसका क्या नाम दे दिया गया है, क्रिटिकल माइसल कंसंट्रेशन, एसोसिएट करने लग जाते हैं, एसोसिएटेड कोलाइड बना लेते हैं। ये क्या बना लेते हैं, एसोसिएटेड कोलाइड्स। ठीक है, ये किस पे एप्लीकेबल होता है, ये आयनिक स्पीसीज पे एप्लीकेबल होता है ये। ठीक है ना, तो इसी को हम क्या बोल देते हैं, फिर जब ये एसोसिएशन कर जाते हैं इसी का नाम हमने दे दिया है माइसिल। ठीक है, माइसिल फॉर्मेशन हो जाता है। तो CMC पर क्या होने लगता है, एसोसिएशन होने लगता है। तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा इसमें। क्वेश्चन 23 देख लेते हैं, द एबिलिटी ऑफ एन आयन टू ब्रिंग अबाउट कोगुलेशन ऑफ ए गिवन कोलाइड डिपेंड्स अपॉन। किसी भी आयन की जो पावर है या एबिलिटी है कोगुलेशन कराने की, वो किस पे डिपेंड करती है। तो हम पढ़ चुके हैं ये किस पे डिपेंड करती है, चार्ज पर और उसके साइन दोनों पे। तो ये ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा कि बोथ मैग्नीट्यूड एंड साइन ऑफ इट्स चार्ज। बाकी इसमें केवल साइज लिखा, साइज से कोई लेना देना नहीं। मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज सही बात है, साइन ऑफ चार्ज अलोन गलत है। ठीक है, तो केवल मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज पे नहीं, इसके साथ साथ अपोजिट चार्ज भी होना चाहिए, तो चाहिए। तो दोनों बातें जब एक साथ होंगी तब हम उसकी कोगुलेशन पावर एग्जैक्ट बता सकते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन डी करेक्ट होगी। क्वेश्चन नंबर 20 है कि ड्यूरिंग डायलिसिस क्या होता है, ओनली सॉल्वेंट मॉलिक्यूल डिफ्यूज कर सकते हैं डायलिसिस में। ठीक है, सॉल्वेंट मॉलिक्यूल, आयंस एंड कोलाइडल पार्टिकल कैन डिफ्यूज। ठीक है, तो कोलाइडल पार्टिकल तो बिल्कुल भी डिफ्यूज नहीं कर सकते।
ठीक है ना। जो भी हम इस्तेमाल करते हैं, पार्चमेंट पेपर हो गया या सेलोफेन शीट हो गया, तो उससे कोलाइडल पार्टिकल डिफ्यूज नहीं होते हैं डायलिसिस के दौरान, तो ये ऑप्शन गलत हो गया। फिर ऑप्शन सी क्या, ऑल काइंड ऑफ पार्टिकल कैन डिफ्यूज थ्रू सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, तो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन से सारे पार्टिकल डिफ्यूज कर सकते हैं, तो ये आपको पता है गलत है। क्यों? क्योंकि सेमी परमेबल मेम्ब्रेन से केवल सॉल्वेंट मॉलिक्यूल ही डिफ्यूज करते हैं, ना कि सॉल्यूट मॉलिक्यूल, ठीक है। इसीलिए इसका नाम है सेमी परमेबल मेम्ब्रेन की कुछ हिस्से को परमिट कर रही है पास होने के लिए और कुछ हिस्से को नहीं परमिट कर रही है। नेक्स्ट ऑप्शन क्या है कि सॉल्वेंट मॉलिक्यूल एंड आयंस कैन डिफ्यूज, कि सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स भी डिफ्यूज कर सकते हैं डायलिसिस में और आयंस भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये दोनों ही बातें सही हैं, तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन ए क्यों नहीं करेक्ट हुआ? क्योंकि उसने बोला कि ओनली सॉल्वेंट मॉलिक्यूल कैन डिफ्यूज, तो सॉल्वेंट के साथ आयंस भी कर सकते हैं, तो ये भी गलत है, तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से ये आपका लेक्चर कंप्लीट हो जाता है ना। तो अगर आपको ये वीडियो लेक्चर पसंद आ रहा है तो इसको चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है, जिससे आपको और अच्छे एजुकेशनल वीडियो ये इस मिलते रहे, है ना। तो कोशिश हम ये करेंगे कि सारे जितने भी आपके चैप्टर हैं सिलेबस में नीट के या IIT JEE के, हम पूरा कवर करें इसको यहाँ पर, और आगे चल के इसकी थ्योरी सेशन भी आपको मिलेंगे, ठीक है ना। अभी तो जैसे हम केवल MCQs कर रहे हैं यहाँ पर, तो आपको वहाँ पर थ्योरी सेशन भी मिलेंगे। अगर आपको थ्योरी की जरूरत होगी पढ़ने की तो वहाँ से पढ़ सकते हो, नहीं तो ये लेक्चर देख के भी आपको ये आइडिया लग रहा होगा कि बुक में से कितना पढ़ना है, आपको कितना डीप पढ़ना है, कहाँ कहाँ से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, ठीक है ना। तो अभी के लिए थैंक यू सो मच, ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के साथ।